तो चलिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक के अपन क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो करते हैं जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हुआ है। फालतू फालतू पढ़ना बेकार है, और वही पढ़ो जो आपका काम का है। इतना आप कर लीजिए, फिर एक्स्ट्रा भी आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर एनसीईआरटी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.1, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। आप लोग एनसीईआरटी जो बुक है वो ओपन कर लीजिएगा और इसमें आप क्वेश्चन नंबर देखते जाइए। फर्स्ट 1.1, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। बच्चों क्वेश्चन तो बनना चाहिए। 1.1 इजी है। आप देख रहे हैं कि 1.1 में फर्स्ट हमको 2 चार्जेस बोला है, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb एंड सेकेंड चार्ज 3 into 10 to the power -7 कूलम। सेपरेशन हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। क्योंकि आप क्वेश्चन ऐसा ही सिस्टम में करेंगे तो यूनिट भी कन्वर्ट कर लीजिए। चार्ज जब कूलम में ले रहे हैं तो डिस्टेंस किस में लेंगे, मीटर में। और डेफिनेटली ये कहाँ रखे हुए हैं, एयर में। हमको इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, F = 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2/r²। इसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। आपको पता है यहाँ पर एयर के लिए यदि अपन 1/4πε0 की बात करें तो 9 × 10⁹। एयर के लिए εr की वैल्यू 1। चार्जेस आपको गिवन है 2 × 10 to the power -7 इंटू Q2 गिवन है 3 × 10 to the power -7 अपॉन 0.3²। यदि इसको आप सॉल्व कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली ये हो रहा है 3 × 2 9 × 3 27 27 × 2, तो डेफिनेटली कितना जाएगा 54, है ना। इंटू यहाँ पर कितना जाएगा 10 to the power 9 -7 -7 मतलब -5 हो जाएगा अपॉन 0.3² मतलब 3 × 10 power -1², तो जाएगा 9 × 10 to the power -2। तो ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, यदि नहीं करते तो भी अच्छा था। कुल मिला के 6 आ गया। तो फोर्स की वैल्यू जाएगी 6 × 10 to the power of -3 -2 कैंसिल है, न्यूटन। ये आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.2, राइट। क्वेश्चन नंबर 1.2 क्या है बच्चों, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। फर्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स on the second sphere due to the first। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको गिवन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर इज 0.4 कूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर, स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज Q2 = -0.8 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये भी माइक्रोकूलम में ही है ना। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू गिवन है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस, सपोज r, तो आपको फर्स्ट r = क्वेश्चन मार्क एंड सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एकदम क्लियर है, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
फॉर्मूले के हिसाब से आपका होना चाहिए F इज इक्वल टू ऑफ 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 0.4 माइक्रो इंटू 0.8 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो आपका डिस्टेंस तो फाइंड करना है तो आर स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.2, तो इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू यहाँ पर हो जाएगा ये 4 इंटू 8 इंटू माइक्रो स्क्वायर अपॉन ये पॉइंट के जैसे 100 हो गया नीचे, और यहाँ पर नीचे आ रहा है 0.2, तो डेफिनेटली 0.2 का मतलब है कि यहाँ से r इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁹। बच्चों ये देखो पॉइंट हटाओगे आप तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 इसको कैंसिल, 10⁻ कितना जाएगा 8 माइक्रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे बात आप? 9 भी है, 4 भी है, 8 भी है, माइक्रो स्क्वायर भी है। बाकी इसको सॉल्व कर लिया, इस पॉइंट को हटा दिया तो ये जीरो कैंसिल हो गया और 10 से ये कैंसिल हो गया 10.8। अब आप देखिए 2 से कितना हो रहा है 4, तो आपका r इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट के बाहर 3 हो गया, 4 इंटू 4 था तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 4 हो जाएगा, ये 10⁻4 हो जाएगा और यहाँ माइक्रो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके डिस्टेंस की वैल्यू जाएगी 12 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻6, मतलब कुल मिलाकर आ जाएगा 10⁻⁻2 मतलब 0.12 मीटर। रहा सवाल फोर्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सेकंड को फर्स्ट, और ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के ही होंगे। F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फर्स्ट सेकंड को अट्रैक्ट करेगा और सेकंड फर्स्ट को अपनी तरफ, मतलब इसके कारण फोर्स यदि इस साइड रहेगा तो इसके कारण इस पर अपोजिट, लेकिन रहेगा इक्वल मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा सेकंड पर बाय फर्स्ट F21 इज इक्वल टू कितना रहेगा 0.2 न्यूटन, यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1.3 चेक द रेशो K इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी ME MP, ME का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? मतलब हमको कुल मिलाकर उन्होंने बोला K इंटू ई स्क्वायर अपॉन G इंटू ME, G इंटू ME इंटू MP। अब आपको समझना होगा कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं आप तो ये चार्जेस दिख रहे हैं और नीचे दिख रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और सेपरेशन इनके बीच का सपोज R। अब यदि आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, तो आप क्या बोलोगे K इंटू Q1 Q2, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज ही होगा और प्रोटॉन पर भी चार्ज ही होगा, दोनों का चार्ज सेम होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बस साइन का अपोजिट होगा ना। प्रोटॉन पर E प्लस ई, सॉरी हाँ प्रोटॉन पर प्लस ई और इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई, पर दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। यदि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बात करोगे Fg, तो जाएगा G इंटू ME MP अपॉन R स्क्वायर। तो यदि इनको डिवाइड करते हो आप 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको समझ में आ रहा है Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K इंटू ई स्क्वायर बाय R स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा G ME MP अपॉन R स्क्वायर। ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब
आपको समझ जाना चाहिए जो गिवन था वो क्या था। यदि अपन इसको सॉल्व करते तो आ रहा है एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू के इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये आपका आ रहा है। अब यदि आप समझें जो आपको इनने क्वेश्चन में ये गिवन था के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन एम पी, ये जो गिवन था एक्चुअली में क्या है, ये रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो यदि हम बात करें यहाँ पर के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ई अपॉन एफ जी। अब चाहे आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलें चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, दोनों हैं तो फोर्स, तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले तो सेम होंगे। कितना होगा? एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये जो क्वांटिटी है के इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये कैसी होगी? डायमेंशनलेस, एम जीरो एल जीरो पी जीरो। अब रहा सवाल कि एक्चुअली में ये वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रही है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या सिग्निफाई करेगी? एफ ई और एफ जी का रेशो। तो यदि अपन देखें तो एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू के इंटू ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। अब यदि इसमें आप वैल्यूज रखें तो आपको क्लियर है यहाँ पर के एक्चुअली में क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर बोला है उन्होंने, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो एक्चुअल में के एक्चुअल में क्या है? यदि आप यहाँ पर देखें 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। तो इसलिए हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ई क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg। यदि इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमको एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये वैल्यू क्या आती है, क्योंकि ये जो कुछ भी है इसको जब हमने सॉल्व किया हमको मालूम है ये क्या बता रहा है? एफ ई अपॉन एफ जी। जब हम इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए, है ना। आप लोग को ये बोर्ड दिखना चाहिए। जैसे आप लोग मोबाइल से पढ़ते थोड़ा सा उसको जूम कर लिया करो, वैसे तो लैपटॉप से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये इसको सॉल्व करते तो बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है 2.3 इंटू 10⁻39। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ ई है वो कितना होगा? 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ एफ जी। मतलब ये वैल्यू ये बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्ग है? लगभग 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है, राइट। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो अभी जो अपने क्वेश्चन देखा उससे तो अपने को तुरंत ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। उसका और भी यदि आपको पूछा जाए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि F इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का आप देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब यदि टू चार्ज बॉडीज हैं, एयर में हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? इतना लगेगा। यदि वही बॉडीज जो हैं
उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा। अब आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि आप इस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कोफिशिएंट क्या है, बहुत बड़ा है भाई। और यहाँ पर देखो m1 m2 बाय आर स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफिशिएंट देखिए आप कैसा है, बहुत स्मॉल है। तो बड़े के साथ रहोगे तो बड़े बनोगे, छोटे के साथ तो सिकुड़ जाओगे। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर भाई। आप यदि मान लीजिए 2 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 200 बनेगा ना। इसी 2 को यदि आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 हो जाएगा, और 2 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। जितने छोटे से आप मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट उतना कम आएगा, राइट। तो एक्चुअली में यहाँ पर आपको दिख रहा है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बहुत बिग क्वांटिटी भाई, 9 × 10⁹, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जबकि यहाँ पर देखो आप m1 m2 बाय आर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेरी स्मॉल 0.0000000, उतने से तो उतनी छोटी हो गई बॉडी, यहाँ तो 10⁻⁻11 लगा हुआ है, तो स्वाभाविक यह प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए यदि 2 चार्ज बॉडीज हैं उनके बीच में यदि इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, स्वाभाविक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, मास तो रहेगा ना। तो दोनों में से आपसे पूछा जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे इस क्वेश्चन ने भी समझाया अपन को। नेक्स्ट बच्चों 1.4 1.5 ये तो आपका थ्योरी में ही कवर हो गया था, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ 1.6। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकूलम, QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम and QD -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed? अच्छा वो पिछले क्वेश्चन में सब अपन ने कवर कर दिए थे ना, हाँ सब मेरे को अचानक से ध्यान आया कि वो पिछले क्वेश्चन में कुछ सेकंड पार्ट रहे क्या, नहीं कर दिया। यहाँ पर तो था आपका साइड दी हुई है और व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ऐसा दिया क्वेश्चन नंबर 1.6 ये आपके स्क्वायर दिया हुआ है, आप कंटिन्यूस में लिखेंगे ना ABCD ऐसा। अब चार्जेस देखिए आप, तो इस पर दिया हुआ 2 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट पर दिया हुआ -5 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट पर देखिए आप 2 माइक्रोकूलम, और नेक्स्ट पर देखिए -5 माइक्रोकूलम। अब इनके जो डायगोनल्स होंगे उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको आप सेंटर बोलेंगे। तो हमको क्वेश्चन में बोला है सेंटर ना, हाँ, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस, what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? स्क्वायर का सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। अब यहाँ पर आप 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख रहे हैं, तो इस पर पूछ रहे हैं वो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहे हैं वो, राइट। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स पूछ रहे हैं। तो जरा आप देखो जरा क्वेश्चन को, ये 2 माइक्रोकूलम जो है वो 1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस है, और जो फोर्स लगेगा वो देखिए कितना होगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सपोज ये मान लीजिए R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, इक्वल होगा ना भाई, स्क्वायर दिया ना, तो बाय सिमेट्री यदि अपन मान लीजिए इसकी साइड जो है वो मान लीजिए सपोज A है तो ये भी A होगा, तो डेफिनेट ये कितना होगा A√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम √A² + A², मतलब A√2। अब ये पूरा का पूरा डायगोनल की लाइन निकल गई A√2, तो इसका हाफ जो होगा वो कितना होगा A√2/2 मीन्स A/√2।
तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, मतलब सब इक्वल है। तो सपोज मैंने वैल्यू ना लिखकर आर लिख दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली सॉल्व हो रहा है। आप देखिए जरा, ये ए जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स ये 2 माइक्रोकूलम भी इस पर अप्लाई करेगा। मान लीजिए आप इस फोर्स को, ये O है और कौन लगा रहा है ये फोर्स, इस फोर्स को A, तो इसको नेम दे दीजिए FOA, फोर्स ऑन A बाय, ऐसे ये C जो है वो भी फोर्स लगाएगा, इसको नेम दे दीजिए FOC, फोर्स ऑन O बाय C। और आपको क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों फोर्स इक्वल है और जस्ट एक दूसरे अपोजिट हैं। FOA इज इक्वल टू माइनस ऑफ OC। उसका रीजन है कि यहाँ चार्ज और यहाँ चार्ज सेम है, इतना ही है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी सेम लगेगा। मान लीजिए ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे ना। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे, जब इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ऐसे ही -5 माइक्रोकूलम को यहाँ पर जो चार्ज 1 माइक्रोकूलम है उसकी वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, या ये -5 माइक्रोकूलम इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस फोर्स को नेम दे दीजिए FOD। और देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसको नेम दीजिए FOB। और आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि FOD और FOB इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, यही चीज यहाँ पर है। तो ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस दिस दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, माइनस साइन का मतलब वही है। ऐसे ही यदि अपन यहाँ पर बात करें, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, FOD इज इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ OB, देयरफॉर समेशन ऑफ F इज इक्वल टू ऑफ 0। वेक्टर सम जो हो जाएगा वो 0 जाएगा, फोर्स वेक्टर है ना, तो वेक्टर सम कितना जाएगा, 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसा यदि कर देंगे तो क्लियर है कि ये दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, ये दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, और इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो यहाँ पर सेंटर पर FO इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 आपको क्वेश्चन बोला गया है, अच्छा थ्योरेटिकल आ गया है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज कंटिन्यूस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? एंड सेकेंड, एक्सप्लेन व्हाई 2 फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। हालांकि ये मैंने बताया आप लोगों को, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो कंटिन्यूस लाइन रहेंगी, ब्रेक तो नहीं होंगी। ये प्लस माइनस, तो यहां से ऐसी जाएंगी ना, +2 माइनस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एक्चुअली में है क्या, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूव करने का पाथ। तो यदि यहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप छोड़ते हैं तो ये प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स ऐसा लगेगा, और इसलिए इस नेट फोर्स के कारण वो आगे मूव कर जाएगा। फिर यहां भी ऐसे ही होगा, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स लगेगा तो आगे जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसी लाइन होनी चाहिए, कंटिन्यूस। ब्रेक होने का मतलब क्या है, यदि आप बोल रहे ब्रेक हो गई, ये ब्रेक कब होगी, ब्रेक तभी होगी जब, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या दी है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन, आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या दी है? Electric lines of force are the imaginary curve on which if the tangent is drawn at any point then it is indicate the direction of electric field at that point। मतलब यदि उसके किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोल रहे हैं ब्रेक हो गई है, तो ब्रेक होने का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने जो रखा है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये तभी पॉसिबल जब कोई दूसरी फील्ड आकर इसको कैंसिल कर रही है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो वैसे क्या रहती है, कंटिन्यूस होती है,
राइट। और इंटरसेक्ट नहीं करती, तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज था तभी बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं भाई? डेफिनेशन है आपकी कि यदि वो उसके किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यदि मान लीजिए इंटरसेक्ट करिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक टेंजेंट तो ऐसा ड्रॉ कर दोगे, ये टेंजेंट क्या बताएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। और ये क्या बताएगा? यहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इस कर्व के लिए भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो ये टेंजेंट क्या बताएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डिफरेंट डायरेक्शन थोड़ी होते हैं भाई, एक ही डायरेक्शन होगा ना। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या है ये? 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb, QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? And if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by this test charge? Test charge हमको अब इस क्वेश्चन में 2 point charges बोले हैं, और वो भी बोला है 3 माइक्रोकूलम, है ना, एंड सेकंड माइनस 3 माइक्रोकूलम। इसको A बोल लीजिए, इसको B बोल लीजिए। A पर चार्ज इतना, B पर इतना। फिर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.20 मीटर है, राइट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है मिड पॉइंट पर, O पर। पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन मार्क फर्स्ट। सेकंड हमको बताना है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज तो अपन Q0 से डिनोट करते हैं ना, और Q0 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है Q0 1.8 क्वेश्चन। कितना टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो हमको फाइंड करना है। अब एक बात तो ये तय है कि यहाँ पर इंटेंसिटी आप निकालने को बोला गया है, और आपको डेफिनेशन पता है, इंटेंसिटी मीन्स व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आपको इस पॉइंट पर तुरंत +1 कूलम चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। अब ये 3 माइक्रो कूलम इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसके कारण इंटेंसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और B जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसके कारण इंटेंसिटी जो रहेगी वो इस डायरेक्शन। दोनों इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, मतलब नेट इंटेंसिटी जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, A to B। वैसे भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा +2 होता है। तो अब यहां पर आपको E इज इक्वल टू नेट इंटेंसिटी सेंटर पर जो बतानी है वो कितनी बोलोगे आप? E1 प्लस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि E1 मतलब क्या? इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज। उसका आपका फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 इंटू Q1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना जाएगा? पूरा टोटल डिस्टेंस 0.2 दिया है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, 0.1 स्क्वायर। भाई आपका यही तो फॉर्मूला है, 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर। और ऐसे ही एक्चुअली में सेकंड के कारण हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2 बाय 0.1 स्क्वायर। अब जब यहाँ पर आप इंटेंसिटी निकालेंगे तो जाएगा 9 इंटू 10⁹, इसका भी है, यहाँ भी कॉमन निकल गया, 0.1 स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, अंदर केवल बचेगा Q1 प्लस Q2। तो आप देखिए Q1 कितना है? 3 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है? -3 माइक्रोकूलम। लेकिन आप माइनस साइन नहीं रखेंगे, क्योंकि वेक्टर्स हम करते हैं अपन ऐड कर रहे हैं। माइनस रखेंगे पोटेंशियल में, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर केवल क्या आएगा?
3 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से नेट इंटेंसिटी आ जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 + 3 6 माइक्रो स्क्वायर, नहीं माइक्रो सॉरी ऐड कर रहा हूँ ना, डिवाइडेड है ये कितना लिखा 10⁻⁻1 स्क्वायर 10⁻²। तो डेफिनेटली 6 इंटू 9 54 ना, इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 10⁻3, और ये ऊपर जाएगा -2 तो प्लस जाएगा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। यही तो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी आ गई 54 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब यदि यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज रख रहे हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड करना है। तो आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ही आपका E = F/Q0। व्हाट इज F? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, और F/Q0 क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यदि Q0 की वैल्यू 1 कर दोगे तो E = F हो जाएगा, इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स हो जाएगा। किस पर फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। लेकिन अभी फिलहाल यदि आप टेस्ट चार्ज की वैल्यू रख रहे हो तो फोर्स भी कौन सा रखना, जो फोर्स इसी पे निकलेगा टेस्ट चार्ज पर। तो यहाँ पर F = कितना जाएगा, Q0 इंटू ऑफ E। तो F = हमको क्वेश्चन में Q0 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 1.5 इंटू 10⁻⁻9। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 54 इंटू 10⁵। तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.5 को अपन 3/2 भी लिख सकते हैं, 54 ये हो जाएगा। वैसे तो यार जस्ट अपन 54 और जस्ट हाफ ऐड कर दे तो ज़्यादा अच्छा था, ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ठीक है। 54 प्लस 54 का हाफ कितना होता है 27, कितना हो जाएगा भाई 11 1 81। तो ये पूरा 81 आएगा, कितना आएगा 81 इंटू 10⁻⁻9 और 5 -4 हो जाएगा न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। अब एक और बात है इसमें, यदि फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, यदि पॉजिटिव चार्ज होता ये तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, A to B। अभी आपने क्या चार्ज रखा है नेगेटिव, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब B to A। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा ये रहेगा B to A। समझ रहे बात? तो आपका ये आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में मेरे पास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि सर ये जो यहाँ पर लेटरल पोजीशन वाला जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई कर दें, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपने मेथड की है ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी, लेकिन यदि आप डायपोल वाला बोलते हो केवल तभी अप्लाई होगा जब यहाँ सेम इक्वल चार्ज होंगे जस्ट अपोजिट। तो जब ये इक्वल और अपोजिट होंगे तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो जो आपका फॉर्मूला था ना यहाँ पर लेटरल पोजीशन पर ई वाई वाला फॉर्मूला, ई वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ई वाई इज इक्वल टू 1/4π/0 मतलब 9 इंटू 10⁻9 इंटू P/r³ शॉर्ट डायपोल के केस में। ये r जो था वो ये डिस्टेंस है ना। और इसमें आप जब ये पूरा फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था तो क्या था ये r प्लस x या r प्लस a टू द पावर ऑफ स्क्वायर पावर 3/2, ये फॉर्मूला था, ये था फॉर्मूला। ई वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू P/r² प्लस a² टू द पावर ऑफ 3/2। यहाँ पर a जो है ये फुल फॉर्मूला अब यूज करना पड़ेगा। यदि आप बोल रहे हैं सर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो करो उसको, क्योंकि शॉर्ट डायपोल के केस में आपने ये इमेजिन कर लिया था कि बहुत ही शॉर्ट है, तो a को आपने क्या किया था निगलेक्ट कर दिया था
और आपका फॉर्मूला बन गया था 9 इंटू 10⁹9 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, आर क्यूब बन गया था। आर क्या था एक्चुअली, ये डिस्टेंस था। अभी फिलहाल देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से आर की वैल्यू क्या हो गई है, 0, यहाँ ना होकर ये पॉइंट यहाँ पर है, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो आपको इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो फिर ये हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 इंटू पी मतलब क्यू इंटू 2a अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर 0 हो गया, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यूब आ जाएगा। अब ये एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। यही तो आया, देखिए ये क्या लिखा है, 2q, q प्लस q, 2q अपॉन ए स्क्वायर। देखिए ये भी यही आया, 2q अपॉन ए स्क्वायर। तो कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो आप, लेकिन ये तभी होगा जब ये डायपोल होगा। लेकिन ये जो मेथड से अपन ने किया है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, इक्वल चार्ज है तो भी और नहीं है तब भी। नेक्स्ट, तो अभी बच्चों अपन ने क्वेश्चन किया 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.9। A system has two charges, QA is equal to 2.5 into 10 power minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 power minus 7 coulomb, located at point 0, 0, minus 15 and 0, 0, plus 15 respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? अब तो ये क्या है, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है 1.9, इसमें ये आपका z एक्सिस पर दिए हुए हैं, आपका जो दिया हुआ है वो z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यदि अपन ध्यान दें 1.9, तो चार्ज QA, ये सपोज चार्ज QA और कोऑर्डिनेट है 0, 0, -15, और यहाँ पर दिया हुआ है QB सेकेंड चार्ज, इसका दिया 0, 0, प्लस 15, और चार्ज की दोनों की वैल्यूज भी सेम है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पर माइनस है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो व्हाट इज द टोटल चार्ज, समीशन ऑफ Q, और सेकंड पूछ रहे हैं डायपोल मोमेंट P भी पूछ रहे हैं आपसे, ये दो चीजें। अब समीशन Q का क्या है यार, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है, नेट चार्ज 0 जाएगा। चार्ज स्केलर है ना, स्केलर्स में तो अपन एल्जेब्रिक सम करते हैं, मतलब ऐड करते हैं विथ साइन। तो इसका मतलब है कि वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो आपको बोलना पड़ेगा नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या, समीशन Q1 प्लस Q2 समीशन Q। तो नेट चार्ज अब आपका डेफिनेटली ये है -2.5, 2.5 इंटू 10 पावर -7 माइनस 2.5 इंटू 10 पावर -7, फाइनली आपका आंसर आ गया 0। ये Q नेट की वैल्यू जाएगी। नेट चार्ज पूछा है, एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटीज में एल्जेब्रिक सम मतलब ऐड करना पड़ेगा विथ साइन। सेकेंड आपसे पूछा डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू ऑफ 2A। व्हाट इज Q भाई, चार्ज ऑन डायपोल, कोई भी एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 10 पावर -7, और व्हाट इज 2A, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये है। तो भाई ये आपको दिख रहा है ऐसे कोऑर्डिनेट जो दिए हैं x, y दोनों 0 दिए, केवल z कोऑर्डिनेट दिया है, वो भी -15, मतलब 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन डाउनवर्ड, और यहाँ पर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर अपवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर जो आप करोगे वो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.30, भाई ऐसा ही सिस्टम में रखोगे ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। चार्ज यदि आप कूलम में रखोगे तो डिस्टेंस मीटर में रखोगे, तो आपका आंसर आ गया P इज इक्वल टू, डेफिनेटली ये यहाँ से 3 बच रहा है, मान लीजिए इसको 0.30 ना करके 3 कर दें,
तो अपने को 2.5 3 इंटू 7.5 हो जाएगा। और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8 और कूलम इंटू मीटर यूनिट हो जाएगी, कूलम इंटू मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.10 अब, लेकिन 1.10 बोलो इसमें, और क्या 10th क्वेश्चन है तो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वो नहीं बता रहे हैं एक्चुअली में, फर्स्ट चैप्टर का 10th क्वेश्चन बोल रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. ये तो एकदम सीधा क्वेश्चन हो गया यार। डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है, टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin theta. What is P? Dipole moment. What is the electric field? And what is theta? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, ये टाउ इज इक्वल टू पी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 10th डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द पावर -9, 4 इंटू 10 टू द पावर -9। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 साइन थीटा, साइन क्या बोले हैं क्वेश्चन में? एंड डायपोल मोमेंट इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द 30 डिग्री डायरेक्ट दिया हुआ है। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसी है तो डायपोल ऐसा बोला है, तो अपन यही एंगल तो लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है एंगल, कितना दिया है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये सीधे सीधे आपके यहाँ टॉर्क की वैल्यू निकल आएगी 5 इंटू 4 20 इंटू 10 टू द पावर -9 4, तो 10 टू द पावर कितना जाएगा -5 इंटू साइन 30 मीन्स 1/2, मतलब ये 10 आ जाएगा, 10 होता है 10 टू द पावर -4 आ जाएगा। यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होगी? फोर्स इंटू डिस्टेंस है, न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.11 A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of, estimate the number of electrons transferred from which to which, is there a transfer of mass from wool to polythene? हालांकि जहाँ तक मुझे ध्यान ये क्वेश्चन मैंने आपको शीट में करवाया था, पर कोई बात नहीं, अब करवा रहा हूँ तो करवा देता हूँ फिर से एक बार। पॉलीथीन पीस जो है उसको रब से आपने रब किया, वूल से आपने रब किया है और उससे पॉलीथीन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो QP इज इक्वल टू क्या आ गया? -3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, इतना चार्ज आ गया है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो n फाइंड करना हो, ये भी बताना है कहाँ से कहाँ होंगे, और क्या मास भी ट्रांसफर हो रहा है क्या? डेल m इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? बिल्कुल हो रहा है भाई। आप जो है पॉलीथीन को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो। नेगेटिव चार्ज कब आता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने पॉलीथीन को क्या कर लिया है? वूल से फ्रिक्शन किया, वूल से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए? पॉलीथीन पर आ गए। एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन की हेल्प लीजिए। Q इज इक्वल टू ऑफ NE, तो आपका आंसर होगा Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q बाय E। तो N इज इक्वल टू Q कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -7, और E कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो N इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 30/16 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर, ये तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा ना, -7 + 19 12 आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो है 2 8 और ये कितना होगा? 15। N इज इक्वल टू निकल आएगा 15/8 इंटू 10 टू द पावर 12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। यहाँ पर एक 0 यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ 11 हो जाएगा। अब 150/8 कितना होगा? 2 4
और यहाँ पर कितना जाएगा 75, है ना। फिर एक जीरो ले लीजिएगा, 750/4 कर लेंगे ना आप, इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा पूछा अपन से कि मास ट्रांसफर हो गया क्या? पॉलीथीन जो है उस पर आपने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो? n। कहाँ से? वूल से पॉलीथीन। और एक इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है, कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। पूरा राउंड कर दीजिए, 9 × 10⁻31 एक इलेक्ट्रॉन का। आप कितने ट्रांसफर कर रहे हो? n। तो इतना मास ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना मास ट्रांसफर होगा या इंक्रीज होगा पॉलीथीन का? तो n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू यहाँ से जाएगी जो भी आ रही है, 75/4 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9 × 10⁻31। ये क्या हुआ है मास पॉलीथीन का? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इतना ही मास वूल का डिक्रीज होगा। निकल गए ना इलेक्ट्रॉन वूल से, राइट। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.11। तो नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.12 फर्स्ट एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो 1.12, टू insulated charge copper spheres A and B have their centers separated by distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 × 10⁻⁷ coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. मतलब चार्जेस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया ना। और दोनों पर चार्ज जो है वो भी सेम दे रहे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ही लगेगा ना। तो कितना रहेगा? सीधे आ गया ये तो 1.12 ना, 12 क्वेश्चन। तो जाएगा F = 9 × 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू जाएगी 9 × 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बी हाफ्ड। अरे चार्ज को डबल करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है। तो मान लीजिए ये जो फोर्स था F1 था, ये F1 था। अब आप F2 फोर्स मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब चार्जेस को डबल कर रहे हैं तो 2Q अपॉन डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो R/2 स्क्वायर। तो F2 = क्या जाएगा? 9 × 10⁻9 इंटू 4Q स्क्वायर अपॉन नीचे जाएगा R²/4, R²/4। तो इसका मतलब F2 = ये 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 × 4 कितना जाएगा? 16 इंटू 9 × 10⁻9 इंटू Q²/R², जिसकी वैल्यू आप ये निकाल रहे हैं और इसको आप F1 बोल रहे हैं। मतलब न्यू फोर्स जो होगा ऐसा करने से कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ F1। यदि आप दोनों पर चार्ज जस्ट डबल कर रहे हो और उनके बीच का डिस्टेंस जस्ट हाफ कर रहे हो, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 16 टाइम्स, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14th है कंसिडर थर्टीन क्या है क्वेश्चन? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वैसे ही। फिगर 1.3 shows है tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field give the signs of 3 charges
एंड विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। अरे तो 1.13 जैसा दिया है डायग्राम उस बेसिस पर ये हो गया प्लस 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 दिया है, ये माइनस माइनस माइनस, और जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है फर्स्ट का वो यहाँ से ऐसा होके यहाँ पर ऐसा जा रहा है, सेकंड का भी डिफ्लेक्शन हो रहा है और ऐसा जा रहा है, और इसका तो थर्ड का बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये है ना थर्ड का, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो दिख रहा है वो थर्ड में दिख रहा है मुझे, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पहले तो तीनों चार्जेस पर साइन, तो स्वाभाविक ये प्लस की तरफ डिविएट हुआ, ये भी प्लस की तरफ, तो ये जो Q1 होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, Q2 जो होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, और Q3 जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फोर्स और क्या चार्ज और मास का रेशियो पूछा, क्या पूछा हमने, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो ये तय है कि इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, डेविएशन ज़्यादा है, तो फोर्स अपॉन मास यदि अपन निकालते हैं तो फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो Q इंटू ई अपॉन एम, है ना। अब ये Q अपॉन एम देखो आप, जिस पर फोर्स अपॉन मास ज़्यादा होगा उसके लिए ये भी ज़्यादा होगा, मतलब Q इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए सेम हो जाएगी, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो इसके लिए इन पर मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा कि प्लस पर फोर्स इस साइड लगेगा और माइनस पे इस तरफ लगेगा। तो Q बाय एम की जो वैल्यू, E कांस्टेंट है, तो Q बाय एम की वैल्यू भी इस पर डिपेंड करेगी, जिस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स अपॉन मास जिसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थर्ड चार्ज जो होना चाहिए उसका Qm बाय एम सबसे ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज मास रेशो, है ना भाई। सीधी सीधी सी बात है, Q बाय एम ज़्यादा कब होगा, जब चार्ज ज़्यादा होगा और मास कम होगा, है ना। तो चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो 1.13 का जो एक्चुअली में करेक्ट आंसर होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए, जैसा दिख रहा है उस बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।